मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए, वो भी फातिह इल्म करार पाए उसी तरीके पे, और इसी तरीके से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, और इससे पहले आया था अबू यहया नूरपुरी साहब आए। ऐसा फातिह इल्म बनने से तो बेहतर है भाई कोई किसी जगह का फातिह ना हो। कि इल्मी किताबी एक सिफत है, सिफत जैसे कि आप एक बंदा किताब पढ़ रहा है या किताबी कीड़ा नहीं होता जिस तरीके से, ये जो आप ये लिख रहे हैं ना, ये लोगों ने यही समझना है कि ये इल्मी किताबी को फिरका है, तो इसको हम ये नहीं कहते कि हम सुन्नी। उन्होंने कहा है कि आप बायकॉट कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है आज के, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। ठीक है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫੜਾਂਗੇ। जी जी सिस्टम उनका है, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन उनके पास है, नोबेल प्राइज उनके जी पास जी है, यूनिवर्सिटी कंट्रोल में है, डाटा मैनेजमेंट कंट्रोल में है। तो जनाब साहब बात करते हैं कि इन लोगों ये कलमे कुफरियात हैं, इनको निकाल दो अपनी किताबों से बाहर। चलो जहाज में बैठ के आ गए ना कराची से, हर बंदा जहाज को अफोर्ड तो नहीं करता। क्लास के अंदर उन्होंने कहा कि अगर अली हमजा को, कि अगर आप इनको नहीं जानते तो मैं कैसे जानता हूँगा। वहीद अहमद साहब का तारुफ कुछ इस तरह है कि वहीद अहमद साहब एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक हक की तलाश के मुसाफिर और फाउंडर ऑफ यूट्यूब चैनल रिवर्टेड पीपल के बानी हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरा अमान भाई, आपने मौका दिया बात करने का। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा। जी, जैसा कि आपने बताया मेरा नाम वहीद अहमद और यहाँ पे पट्टी पे भी लिखा आ रहा है। तो मैं इस टाइम चाइना में जॉब करता हूँ और यूट्यूब चैनल है रिवर्टेड पीपल, जिस पे हम उन लोगों का इंटरव्यू करते हैं या उस हवाले से बात करते हैं या एनालिसिस करते हैं कि जो लोग रिवर्ट हो चुके हैं, या कुछ उल्मा जो हमारे कुरान और हदीस से हटके कुछ दीन हमें बयान कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या ये सही है जो हमें दीन सीखने को मिलता है कुरान और हदीस की रोशनी में। उसके हवाले से बस हम डिफाइन करते हैं क्या वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बस बता देते हैं, अवाम फैसला करती है। जी, जी। तो सर ये बताइएगा सबसे आपके, जैसा कि मैंने आपका तारुफ में भी बताया था, इल्मी और किताबी मुस्लिम। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो इल्मी और किताबी की टर्मिनोलॉजी है, कि बेसिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कुरान मजीद की सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 4 से निकाली है, ठीक है? जिसके मुताबिक, ठीक है। लेकिन अब ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने अपने नाम के साथ सुन्नी लिखा, और मॉडर्न दौर के अंदर ज़ाकिर नाइक साहब भी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये इल्मी और किताबी की टर्मिनोलॉजी क्यों? क्योंकि अगर आपने कुरान मजीद से ही कोई टर्मिनोलॉजी निकालनी है, तो बेहतर नहीं है कि शिया का लफ्ज़ कुरान मजीद में आया, तो फिर आप लोग अपने नाम के साथ शिया मुस्लिम इल्मी किताबी क्यों नहीं लगाते? जी अमान भाई, एक तो ये कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है कि वो कोई इल्मी किताबी इस हवाले से लगाते हैं कि जिस तरीके से ये सुन्नी या शिया या देवबंदी बरेलवी लगाया करते हैं ना, इस तरीके से नहीं है बिल्कुल। ये इल्मी किताबी एक सिफत है, सिफत जैसे कि आप एक बंदा किताब पढ़ रहा है या किताबी कीड़ा नहीं होता जिस तरीके से, जिसको जो किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है तो उसको किताबी कीड़ा भी अक्सर कहा जाता है। वो उसकी कोई फिक या उसका कोई वो उसका कह लें कि पहचान नहीं बन जाती। ये बेसिकली हमारा ये है कि हम लोगों को इल्म सीखना है कहाँ से, किताब से। इल्म सीखना है हमने कहाँ से, जो हमें अहकामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें मिले हैं। सिर्फ वो है जो जिसकी वजह से हम कहते हैं इल्मी किताबी, के इल्म सीखना है किताब के जरिए सीखना है। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है मामला कि कोई फिरके की सिफत हो। मैं आपको इसके हवाले से थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि 2021 में ना 2021 में एक सेशन हुआ था मेरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा स्टूडेंट्स की अदालत में। ठीक है, तो उसमें ये मैंने ही सवाल रेज किया था कि ये यूट्यूबर्स जो से है ना, जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जैसे उनके बहुत करीबी थे शाहिद एंड बिलाल का चैनल था, उस पे जब भी कोई इंटरव्यू देने आता था ना, तो वो लिखते थे कि बरेलवियत से इल्मी किताबी तक का सफर, या बरेलवियत से ये बंदा जो है वो इल्मी किताबी कैसे हुआ। तो मैंने इस पे एतराज किया, मैंने कहा यार ये जो आप ये लिख रहे हैं ना, ये लोगों ने यही समझना है कि ये इल्मी किताबी को फिरका है, तो इसको प्लीज काइंडली खत्म करें। तो मेरी रिक्वेस्ट पे उसी टाइम पे अली भाई ने उनको मना कर दिया, और उसके बाद ये दोबारा कभी भी लिखा नहीं गया इल्मी किताबी। ठीक है, और दूसरा जो आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, तो बिल्कुल भी गलत बात है, वो नहीं कहते, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। उन्होंने उनके तो वीडियोस मौजूद हैं, वो कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, क्योंकि मतलब किसी फिरके से वो करते नहीं, लेकिन उनको सपोर्ट अहले हदीसों की ज्यादा है, ये आप कह सकते हैं। और अहले सुन्नत का मनज जो है ना, उसको हम फॉलो करते हैं अहले तशय्यो की निस्बत ना, तो इस वजह से हम अहले सुन्नत का मनज करते हैं। अहले हम ये नहीं कहते कि हम सुन्नी हैं, लेकिन अहले सुन्नत के मनज को फॉलो करते हैं। सर ये बताइएगा कि जैसे ही आपको पता है कि इस टाइम पैलेस्टाइन की और इसराइल की जंग चल रही है,
ठीक है, जिसके नतीजे जी, में जी। 10,000 की हम बात हो गई है। अगर हम बात करें कि जी, जी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल अरीना के अंदर सबसे बड़ा मेजर चेंज 9/11 था और 9/11 में टोटल हुँ, जो हुँ। अमवात हुई थी वो 3,000 से भी कम थी, ठीक है? लेकिन इसके हुँ, अंदर एक हुँ। ट्रेंड पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ बायकॉट प्रोडक्ट्स का। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जी, ने जी। कहा कि आपने प्रोडक्ट्स का बायकॉट नहीं करना, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? मान भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने प्रोडक्ट का बायकॉट ही करना। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, आप बायकॉट नहीं कर सकते। उनका मुकदमा ये नहीं है कि आप बायकॉट ना करें। उन्होंने कहा है कि आप बायकॉट कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। आप देखें जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है वो उनके महरूम में मिन्नत हमें मिल रही है। जो हमारे पास जो जदीद असला कह लें या जदीद हमारे पास टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में मौजूद है वो सारी की सारी तो उधर से आ रही है और जितने मुसलमान कंट्रीज़ हैं उनमें से ये बताया जाए कि यार इन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया टेक्नोलॉजी में, सारा कुछ तो उधर से आ रहा है। इंजीनियर साहब तो ये वाली बात कर रहे हैं, हमें ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि इससे आपको मतलब अगर करना है तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, पहले अपने आप को एजुकेट करो, खुद इन चीज़ों को बिल्ड करो, बनाओ, फिर आप जब करोगे तो उनको उस पे ज़रब लगेगी। अगर आप मिसाल के तौर पे, ये भी पिछले दिनों मैंने एक बंदे का इंटरव्यू किया है, वो बासित सैयद बासित के नाम से। तो वो जी, उसका जी। मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उससे ये सवाल पूछा, मैंने कहा बताएं कि हम करें क्या जब आप हर चीज का वो कहता है ये केएफसी मैकडोनल्ड ये वो चीजों को बायकॉट करने के लिए तो वो सारे के सारे राजी, वो कहते हैं मेरे घर में कोक नहीं आती, पेप्सी नहीं आती। जी, जी। जी, सबसे जी। पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हम ज़ाहिर-सी बात है इस दुनिया के अंदर सबसे मज़बूत एयर डिफेंस सिस्टम तो इसराइल का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ठीक है। हम बात करें जी, जी। प्रोडक्ट की कंज़म्पशन के एतबार से, अब आप देखिए मुसलमानों के जो जी, ओवरऑल जी। मुस्लिम ममालिक हैं, टोटल जो इसराइल रेवेन्यू जनरेट करता है मुस्लिम ममालिक से वो 67% है। अगर हुँ, 67% के हुँ। पैसे जाकर इकोनॉमी में रेमिटेंसेस की फॉर्म में इसराइल जाते हैं, इसराइल से फिर उनकी हुँ, इकोनॉमी चलती है, इकोनॉमी के अंदर तकरीबन 40% वो लोग डिफेंस सिस्टम पे लगाते हैं। यानी अगर हम कुछ भी नहीं कर ठीक है। सकते, तो हम सिर्फ बायकॉट करते हैं तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा, फ़र्क किस सेंस में पड़ेगा? आप हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर वोट लेना होता है और वोट लेने के लिए हर जो हुँ, हुँ। चीज़ होती है, उसके लिए आपको चाहिए होता है पॉपुलर स्लोगन। अगर हम सारे फॉर हाँ, एन जी, जी। एग्ज़ाम्पल सारे इस्लामी ममालिक मिलकर ये तय कर लें कि हमने प्रोडक्ट का बायकॉट करना है, तो उस प्रोडक्ट के बायकॉट करने से ठीक है। क्या फ़वाइद हो सकते हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो प्रोडक्ट हुँ, का बायकॉट करने का हमें ये होगा कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। एक्सप्रेशन ही नहीं है, आपने गम हुँ। गुस्से का इज़हार ही करना है ना, ठीक है? आप एक मैसेज जी, जाएगा, जी। उनकी इकोनॉमी पे जब बैकलैश आएगा, तो पॉपुलर स्लोगन ये बन जाएगा कि आप सीज़फायर करें। अगला इलेक्शन तो जी, इसराइल में बिल्कुल। भी होता है, इसराइल में भी इसमें राइट विंग अच्छा जी। राइट विंग नहीं, आप नेशनल ये समझते हैं ये जो जी, जी, ये क्या 65% जो सा वो सिर्फ़ फूड से उनको जा रहा है या उनको ओवरऑल टेक्नोलॉजी की वज़ह से भी जा रहा है? आप मुझे बताएँ कि एक आईफ़ोन जब आता है या जी, जी। मैं बात कर रहा हूँ कंज़म्पशन जी, जी। इकोनॉमी की। ज़ाहिर-सी बात है एयर जी, डिफेंस जी। सिस्टम उनका है, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन उनके पास है, नोबेल प्राइज़ उनके जी, पास है, जी। यूनिवर्सिटीज़ उनके कंट्रोल में है, हुँ, डाटा मैनेजमेंट उनके कंट्रोल में। हुँ। हम इस हवाले से अब तो बात नहीं सारा कर कुछ रहे। तो उनके हम इस कंट्रोल में हवाले है से बात सर। कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि ये बात कर रहे हैं कि जी। कितने ज़्यादा वो मुल्क में डोमिनेट कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर, असूली तौर हुँ, पे अब ये जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं, हम बिल्कुल इसको ठीक मानते हैं। लेकिन आप इसको ऐसे क्यों नहीं हुँ। देखते कि देखें पूरी दुनिया के अंदर जो बायकॉट करने के नतीजे में कई रेवोल्यूशन है जो किसी प्रोडक्ट के बायकॉट से भी स्टार्ट हुए हैं। फ्रांस के अंदर एक प्रोटेस्ट हुँ, हुआ, हुँ। उन्होंने 18 दिन ये काम नहीं किया। आप देख लें 1 लाख लोग बाहर हुँ, निकल आए तो आर्मी चीफ को भी इस्तीफा देना पड़ता है। आपके मुल्क में ऐसे हुँ। एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। इसमें देखें मान भाई इसमें तो वो बात ये करना चाह रहे हैं कि मैं उनके आपको ये बता रहा हूँ कि उनका मौक़िफ़ क्या है बेसिकली जो बात करना चाह रहे हैं। वो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो लोग हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जितने लोग केएफसी, मैकडॉनल्ड में काम कर रहे हैं, वो किधर जाएँगे? 25 से 30,000 मुलाज़मीन जो से हैं वो एकदम से बेरोज़गार हो जाएँगे। अगर आप समझते हैं कि ये लोग मतलब खाली हो जाएँगे तो उनकी नौकरी चली जाएँगी। तो मैं तो मैं ये इस कहता हूँ कि वो इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि वो किधर जाएँगे, उनकी जॉब्स के बारे से आप कोई एक प्लान सेट करें। ऑलरेडी इतने लोग वहाँ पे बेरोज़गार हैं। मैं अभी एक वीडियो अपलोड करके हटा हूँ, उसमें मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में हम 5-6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम खाली हाथ बैठे थे, फिर हमें बाहर भागना पड़ा। तो ये बताएँ कि एक बंदा जो वैसे खाली हाथ है, उसका क्या बनेगा वहाँ पे? सर आप देखें ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में जो प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री है, जिस्म फरोश औरतें हैं, हुँ, हुँ। उनकी तादाद में तकरीबन 300% इज़ाफ़ा हुआ है। इस तरह वो से इस जी। तरह बिज़नेस चला रहे हैं, तो आपके हिसाब तो से ये अगर देखें इन्हें ना तो आप नेगेटिव पहलू है ना। जुर्म भी तो एक पेशा है ना, उस पेशे के साथ भी लोग जुड़े जी, हुए जी। हैं। उस मुताबिक तो हमें उन्हें तो भी चलने इसमें देना तो फिर चाहिए। वो जो लोग जो ये तो आप बता रहे हैं कि औरतें जो-सी हैं वो जिस्म फ़रोशी में आ गई हैं। इसी तरीके से मुझे बताएँ कि अगर ये लोग जो-से हैं बेरोज़गार हो जाएँगे तो ये वारदातें तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी आपके यहाँ पे क्योंकि उनके पास तो करने कुछ भी नहीं है। आप देखें मैं समझता हूँ
1 या 2 साल पहले पीछे चले जाएँ, 2 या 3 साल पीछे से अब तक ले आएँ, मेरा ख्याल है कि ये जो टारगेटिंग किलिंग हो गई और ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये इतने ज़्यादा हो गए हमारे सिटीज़ में। पंजाब में तो इतना ज़्यादा सुनने को नहीं था मिलता, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुके हैं क्योंकि लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों के पास करने को कुछ नहीं है। कोविड की वजह से आपको पता है कमर टूट गई थी लोगों की, तो अब तो यही कुछ हो रहा है। और मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, ये जो होते हैं माँगने वाले, इनकी तादाद में मैं पाकिस्तान से लास्ट मैंने 6 महीने में इतनी ज़्यादा तादाद देखी और ऐसे-ऐसे चेहरे जो पता ही नहीं था ये कहाँ से आ गए लोग हमारे सिटीज़ में माँगने के लिए। क्योंकि एक तो होता है ना हम दुकान में बैठे हैं, हमें तो पता है डेली रूटीन में कौन-कौन आ रहे हैं। लेकिन सर वो तो इतनी प्रॉपर तादाद होगी, हायरार्की इतनी तादाद वो तो जी, जी। प्रॉपर हायरार्की से काम हो रहा है ना, तो वो तो नेटवर्किंग की शक्ल इख्तियार कर गया है। उसका जो अल्टीमेटली जो बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया उसका। बेनिफिशियरी जी, जी। सही। तो सर ये बताइए, तो आपके लिहाज से कुछ मामला ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसे मिसाल के तौर पर हमें इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं करना चाहिए, जैसे इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए मामलात को बेहतर करें, यानी अपने प्रोटेस्ट का जी, जी, इज़हार करें। अवेयरनेस फैलाएँ आप हम। नहीं समझते कि जी, जी। किसी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना भी एक प्रोटेस्ट का इज़हार ही है? जी, जी, बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो उनका ये बयानिया है कि यार आपको अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट नहीं है, फिर आपको पत्थर दिल रख के ना, पत्थर दिल होके फिर हर चीज़ से बायकॉट अपनी जो आप अपने डोमेन में कर सकते हैं। चले मैं नहीं कहता कि आप जाएँ, फ़ौज के पास चले जाएँ, उसको कहें कि जो-जो इत्तिहाद आपको मिले थे ना, वहाँ से वापस कर दें, नहीं, ऐसा नहीं। जो आप कर सकते हैं, उनके बकौल कि भई आप अगर मोबाइल एप्पल का खरीदते हैं, तो आप एप्पल की जगह जनाब आप ओप्पो का ले लें। चाइना को फ़ायदा दे दें, लेकिन उनको फ़ायदा ना दें, ठीक है? तो ये बेसिकली मकसद है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बायकॉट के एज़ सच उस तरीके से खिलाफ नहीं है, जिस तरीके से उनको बना दिया गया है। आज के दौर में पाकिस्तान पिछले 75 सालों से एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में, ठीक है? और जी। तमाम जहाँ पे कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर भी यही मामला है। तो आज के दौर में जब सोशल हुँ। मीडिया का ज़माना है, इतने कैमरे हैं, तब भी इतनी हिस्ट्री मैनिपुलेटेड है। बहुत सी चीज़ें आप मिसाल के जी, तौर जी। पर 2025 के अंदर किताब लिखी जाएगी, तो उसमें तो नवाज़ शरीफ साहब के कारनामे लिखे जाएँगे। ऐसा ही होता है और यही ठीक है। बात सब इंटरनेट के दौर में मुगल बादशाहों के ज़माने में देखने में आती थी कि वो तारीख को मैनिपुलेट करते थे और अपनी मर्ज़ी से तारीख बनाते थे तारीख को या तारीख को कोट करते थे। तो अब ये बताइएगा जी, कि जी। ऐसी बहुत से फ़िरकों के अंदर अहादीस हैं, बहुत सी इख्तिलाफ़ी अहादीस हुँ। मौजूद हैं, उनके कइयों के रावी भी जिसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है। तो इस तरह की इख्तिलाफ़ी अहादीसों के ऊपर अपने अकीदे बनाना या उन अकीदों की मदद से बाकी लोगों को फ़िरकों से निकालना या बाकी फ़िरकों को ही गलत कह देना, आपकी नज़र में कैसा है? हुँ। देखें, पहले तो ये है कि आपको कोई मिसाल देनी पड़ेगी कि मतलब क्योंकि अब बात इंजीनियर साहब की हो रही है और मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हूँ, एज़ अ स्टूडेंट आपने मुझे यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो उसमें यही चीज़ है ना कि आप मुझे कोई मिसाल देंगे कि यार यहाँ पे ये काम हुआ है, प्रैक्टिकली कोई ऐसी हदीस बयान करें जिसमें इंजीनियर साहब ने किसी को ज़ईफ़ हदीस या कोई मनगढ़ंत हदीस के बिना के ऊपर जनाब साहब फ़िरके से फ़ारग किया हो या किसी को कहा हो कि ये फ़िरकाबाज़ जो-सा है वो गलत है या इस तरह मतलब उसको बात की हो। तो पहले तो ये प्रैक्टिकली हमें कोई मिसाल चाहिए और दूसरी बात ये है कि चूँकि आपने बात की है कि हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है और इसी तरीके से हम भी तो यही मुकदमा रखते हैं इन फ़िरकाबाज़ों के आगे, इन मौलवियों के आगे, जो बड़े-बड़े मुफ्ती हैं उनके आगे कि यार आपकी मेहरबानी है, ये जो किताबें जिसको आप ओन करते हो, इसको छोड़ो, जिस पे इत्तेफ़ाक है, जैसे बुखारी मुस्लिम पे सब मानते हैं, सब इत्तेफ़ाक करते हैं, तो आप उसको मानो, जो ऑथेंटिक है, जो प्योर गोल्ड है, उसको लेके चले हैं आप। आप क्यों इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि जिसकी कोई न सनद है, वो फिर कहते हैं वो तो बुजुर्गों से साबित ही नहीं है, उन्होंने लिखी भी नहीं है किताब। तो हम कहते हैं यार जब लिखी नहीं है, जब उनसे साबित ही नहीं है, तो फिर उसको अपने पास उसको मोतबर किताब बना के रखने का क्या फ़ायदा? और उसमें ऐसी-ऐसी कुफ़्रियात लिखी हैं, ऐसे-ऐसे कुफ़्रिया कलमे लिखे हुए हैं, ऐसी-ऐसी इबारतें लिखी हैं जो डायरेक्ट अल्लाह पे अटैक नाउज़ुबिल्लाह करती हैं, अल्लाह पे उँगली उठाती हैं, अल्लाह को वो खुद में अपने आप को अल्लाह बना लेते हैं नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी-ऐसी इबारतें लिखी हुई हैं। तो उन लोगों को आप इससे खत्म करो या किताब को छोड़ो यार। क्या करना है हम लोगों ने ये दीन हमें जो मिला था, ना इन लोगों का नाम कुरान हदीस में है, ना इनको कोई सहाबी जानता था, तो फिर हमें इन लोगों से क्या सरोकार है? हमें तो जो लोग चाहिए वो तो हैं नबी इस्लाम और खुलफाए राशिदीन और सहाबा किराम हमें चाहिए, अहले बैत चाहिए, हमें तो उनकी ज़िंदगियाँ जो थी मेन है। तो उनकी ज़िंदगियाँ और इनकी ज़िंदगियों में 180 डिग्री का फ़र्क है। तो हम कहते हैं यार इनसे बचो, उनके पीछे चलो। तो यही मुकदमा है बस। जी, जी। सर ये जो मुकदमा है आपका, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। यही मामला हनीफ कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि जितनी इबारतें हैं वो गुस्ताखाना है। तो फिर हनीफ ठीक है। कुरैशी साहब दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं आगे मनाज़रा जीत गया हूँ। तो ये मुकदमा तो इंजीनियर साहब का, हुँ। तो फिर हनीफ कुरैशी साहब कैसे मनाज़रा जीत गए हैं? इस बारे में थोड़ा बताइएगा?
हाँ, पहले तो ये है कि जो आपने ये क्योंकि आपने 2 सवाल कर दिए हैं, एक ही लाइन में 2 सवाल कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो आपने कहा ना कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो-से हैं वो कह रहे हैं कि ये बातें जो-सी हैं हम नहीं इसको ऑन नहीं करते या इसको हम सपोर्ट नहीं करते, हम नहीं इसको मानते। तो फिर वो दिफा क्यों कर रहे हैं? उसी वीडियो में जो इन्होंने उवैस रब्बानी भाई के साथ सेशन किया था, उसी वीडियो में इन्होंने वो सादक रसूलुल्लाह वाले कलमे को बात करके तो उसकी तवील पेश नहीं की, ये चिश्ती वाले कलमे की थी ना। इसके बाद आगे चले जाएं, वो जो झंडे वाली थी कि मेरा झंडा जो सा वो नबी इस्लाम के झंडे से भी बड़ा होगा, सारे तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, वो बायजीद बुस्तामी की जो जी जी वो वाली बात करते हुए इन्होंने तवील किया कि उसमें से अल्लाह बोल रहा था। तो जब आप उसको ऑन ही नहीं करते तो फिर आप उसकी तवीलें भी कर रहे हैं। ये कौन सी मतलब दोगलापन है? ये कौन सा डबल फेस आप कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इसको ऑन ही नहीं करते, हम किसी और ने दाखिल कर दिया होगा, फिर उसकी तवील भी कर रहे हैं। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालें? हमें तो आपने कंफ्यूज कर दिया है। हम तो ये फिर मानने पे तैयार है ना कि यार आप लोग इसको मतलब कुफरिया कहते हुए फिर भी तवील कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें से कोई खैर निकल ही आए, कोई ना कोई निकल आए खैर। हम कहते ना बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। ठीक है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਫੜਾਂਗੇ। पर मसला ये है कि यार हमारा मुकदमा सिंपल, बड़ा साफ और बड़ा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कह लें कि यार हम कहते हैं कि इन बातों को आप निकालो, इसको आप इस किताबों में से निकाल दो और कुरान हदीस की तरफ आ जाओ। सिंपल से यार, कोई हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं कर दी इनसे कि नहीं नहीं अपने बाबों को गोलियां मार दो, ऐसा तो नहीं कुछ भी कहा। हमने तो सिर्फ इतना कहा यार उनकी इज्जत करो। ठीक है, हम भी इज्जत करते हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं मैं खुद पर्सनली उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इंजीनियर साहब हजार दफा कहते हैं कि बुजुर्गों ने जी, ऐसे जी, बिल्कुल। कलिमात नहीं बोले होंगे, ये ऐसे कलिमात बिल्कुल नहीं बोले होंगे। हम तो हजारों टन हुस्ने जन रख के तो जनाब साहब बात करते हैं कि इन लोगों ये कलमे कुफरियात हैं, इनको निकाल दो अपनी किताबों से बाहर। तो ये फिर भी उसकी तवीलें करते हैं, तो हम बताएं हम कहाँ जाएं? ठीक है, हम तो अपनी जगह राइट पे हैं। और दूसरी बात जो आपने की है कि वो जो जेलम गए हैं और जाके अपने आप को फाते जेलम डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, तो ये तो फाते जेलम बनना तो बहुत आसान है। इसमें मैं समझता हूँ कि सब उलमा के लिए मैं उनको एक तरीका बता देता हूँ, और ये आप देख लें ये प्रैक्टिकली हो चुका है इस तरीके से। पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए, वो भी फाते जेलम करार पाए उसी तरीके पे, और इसी तरीके से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, और इससे पहले आया था अबू याह्या नूरपुरी साहब आए थे। तो अब इन्होंने जनाब साहब क्या है, इनकी एक ही था कि आए इंजीनियर साहब से आगे जबरदस्ती मुनाजरा करने की कोशिश की है। ठीक है, जब क्योंकि पता है कि जब जबरदस्ती आप कर रहे हैं तो अगला बंदा नहीं बैठेगा, तो जाके ऐलान कर दो जी नहीं बैठा जो हम जीत गए, बस यही फार्मूला है। और वो उसी फार्मूले पे अमल करते हुए फाते जिलम बन गए। सही, सही। तो सर ये बताइए कि बेसिकली इंजीनियर साहब बैठना चाह रहे हैं कि दरअसल वाक़या था क्या? ऑडियंस को ये बात बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमें सुनने वाली जो ऑडियंस है वो बरेलवी है। तो बताएँ कि ये वाक़या बेसिकली हुआ कैसे था? इसका पस-ए-मंज़र क्या था? क्या किन ग्राउंड्स की बेसिस के ऊपर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये फैसला किया कि मैं 26 नवंबर को जाऊँगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मुझे बिठाएँगे, मैं उनसे मुनाज़रा, मैं उनकी करेक्शन करूँगा और इस तरह मैं उनके अकीदे दुरुस्त करवा कर फातिहा जेलम बन जाऊँगा। ये वाक़ये का बैकड्रॉप क्या था बेसिकली? बेसिकली सीन ये है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, आज से कोई 6 साल पीछे चले जाएं। तब एक सेशन हुआ था अली भाई से सवाल जवाब करते हुए। शाह जी ने सवाल पूछा था, शाह जी एक उनके स्टूडेंट है, तो उन्होंने सवाल पूछा था कि आपसे ना बहुत से लोग मुनाजरा करने को दिल करता है, मुफ्तियान कराम उलमा कराम चाहते हैं आपसे मुनाजरा करें। तो अली भाई का सिंपल स्ट्रांस था कि यार ये लोगों ने पहले भी कितने दफा मुनाजरे किए हैं, तो बेहतर ये पहले आपस में मुनाजरा कर लें। जब उनमें से कोई एक फाइनल निकल आएगा, एक बंदा जो जीत जाएगा वो मेरे साथ बिठा लें आप। मैं तो भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं हर बंदे से मुनाजरा नहीं कर सकता। आप देखेंगे एक छोटे से छोटे सिटी में, आपके सिटी में पता नहीं कितने आलिम होंगे, तो सारे कहते होंगे भी हाँ बिठाओ मैनू इंजीनियर दे नाल। ऐसा ही है, वो सबका दिल करता है कि भी हाँ बिठाए, हमारे पास बहुत नॉलेज है, हम इंजीनियर को हरा देंगे। कहते हैं यार आप आपस में कोई बड़े लॉन्च करके ना उनको आपस में बिठा लो, फिर के बाद अहले हदीस देवबंदी बरेलवी बैठ जाए, तो वो आपस में जो उनका फैसला हो जाएगा वो आ जाए। फिर जनाब साहब, क्योंकि आपको पता है कि मामलात अली भाई का एक तो कह लें, एक उनकी पॉपुलैरिटी में भी दिन ब दिन इजाफा होता रहा। 2018 के ये 2018 की ऑलमोस्ट वीडियो है, 2019 18 की है शायद ये, जब ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आस्ता आस्ता फिर और उलमा, बड़े उलमा, जब मामला फैलता गया और उलमा चैलेंज करते रहे। फिर इसी तरीके से एक मिसबाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि बैठा ना सानू सामने, तू मतलब लोगों को बैठाई रखता है अपने सामने जो आम, मैं भी बैठा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे तो पता था कि मेरे से उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा जिस तरह पूछना है पूछो, जो मर्जी सवाल करो। मैंने तो सख्ती से जो कर सकता था मैंने किए। फिर इसी तरीके से
जो भी आता है वो आप किसी से भी पूछ लें, कभी भी आज तक उनसे सवाल नहीं पूछे कि आप ये मैंने आपको उन्हीं के पीछे चलते हुए पैटर्न, मैंने आपसे तो नहीं पूछा कि भाई कौन से सवाल आपने करने हैं, कि मुझे बता दें, लिख के बता दें, मैं ताकि अपने आप को प्रिपेयर कर लूं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फी नफ्सी हमने तो अपना मुकदमा बयान करना है। अच्छा, तो वो ना मिसबाई साहब को कहा, फिर इसी तरीके से मुफ्ती तारिक मसूद साहब थे, वो कहते थे कि भाई 2 मिनट मेरे सामने बैठा दो, ये बैठने, ये क्लिप बनाने के काबिल नहीं रहेगा। तब भी इंजीनियर साहब ने कहा कि यार आप आ जाए, मिलना है तो सो बिस्मिल्लाह, लेकिन फिर बैठेंगे तो चल थोड़ी सी बात हो जाएगी आपस में, मैं आपसे कुछ पूछ लूंगा, ये इनसे कुछ पूछ लेंगे आपस में कोई। ये बहुत एक आसान तरीके से था और उनको बड़ा अच्छा तरीका बताया था कि आप आए, कैमरामैन को साथ ले आए। यार देखें आप, इंजीनियर साहब की 5 दफा उन पे कातलाना हमला हुआ है, इन पे भी हुए होंगे, अल्लाह इनको भी महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अली भाई को भी महफूज रखे, हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो वो लोग इधर आते तो दोनों सेफ ही होते यार, इनकी सिक्योरिटी थी, तो ये तो नहीं हो सकता कि इंजीनियर साहब ने नाउज़ुबिल्लाह कोई उन पे कोई हमला करवा देना था अंदर बिठा के। उनको कहा गया सिक्योरिटी लानी बाहर रहेगी, आप अंदर आना, आपके साथ जो मैच होगा, मैच हम बैठेंगे, बातें-शातें होंगी, रिकॉर्डिंग होगी, बाद में अपलोड हो जाएगी। वो अब आके तो जनाब साहब उन्होंने हल्ला लल्ला मचा दिया, आपने देखी होगी वीडियो, ये मैं 48 घंटे का टाइम देता हूँ, मैं आ गया हूँ, ये है वो फलाना ढिमका। इसी तरीके से ये एक बैड मैनर्स के साथ वो आए थे, तो नहीं मामला हो सका और पब्लिकली वो बहुत ज्यादा शोर मच गया। अब इसमें अवैस रब्बानी साहब ने बड़ी कोशिश की, पहले तो मुफ्ती जो उनसे है ना हनीफ कुरैशी साहब, उन्होंने अवैस रब्बानी की पॉडकास्ट में ना बात करते हुए कह दिया कि मैं इंजीनियर को चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने बैठ जाए, ठीक है, और हम मुनाजरा कर लेते हैं। वो अवैस रब्बानी को अली भाई ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप ना जो जो सवाल इनसे किए ना और जो जो उन्होंने जवाब दिया उसका एक बना लाएं, सवालों का एक दत्था बना लाएं और मेरे से आके सवाल कर लें। वैस भाई गए हैं, जाके अली भाई से सवाल किए, फिर वो मुफ्ती साहब के पास गए, फिर वो अली भाई के पास आए, मतलब उनके 4 चक्कर लग गए, दो इधर दो इधर, ठीक है। उसी में पता नहीं उनको क्या ख्याल आया, क्यों तंग हो गए इतना, बंदा पूछे आप सेपरेट हो जाए, उनको कहे नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है, बात खत्म। लेकिन उन्होंने अपने पास से ऐलान कर दिया उनके बकौल कि जी मैं तो अपने पास से ऐलान कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अब इनको दोनों को 26 नवंबर को बैठाऊंगा। अब 26 नवंबर को अली भाई का बड़ा क्लियर, उन्होंने 26 को या 27 को ये अनाउंस कर दिया था कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे से जो मेरी शर्त है ना, शर्त यही है कि आप किसी बड़े आलम, और जब ये भी जो इनकी शर्त है ना, ये भी उसी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा स्टूडेंट्स की अदालत में पहली दफा अली भाई ने बताई थी कि अगर आप बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो फिर आप किसी आलम से लिखवा लें और साथ में वीडियो बनवा लें उससे, ठीक है, वीडियो प्रूफ आपको पता जरा ज्यादा बेहतर होता है लिखवाने से भी, तो वो आप बना लें, तो मैं बैठ जाऊंगा जिसके साथ भी, ताकि मुझे ये फायदा हो सके कि मैं एक पूरे फिरके को चैलेंज कर दूंगा। ये नहीं कि एक फिरके का भी हनीफ कुरैशी साहब आए हैं, आप देख लें ना, जलाली पार्टी उनको मानती है, ठीक है, उनके जितने आलिम है वो निकल के अभी इस टाइम पे हनीफ कुरैशी साहब के बारे में किस तरीके से ये कह रहे हैं। एक तो बंदे ने कह रहा है कि ये सुअर है, ठीक है, इस तरह की बातें भी यही हैं, और इस और भी बड़ी बड़े अल्फाजात से पुकारा जा रहा है। तो ऐसा फाते जेलम बनने से तो बेहतर है भाई कोई किसी जगह का फाते ना हो, अगर ऐसा ही फाते बनना है। तो ये सारा सीन था, ये खुद ब खुद ही इन्होंने किया था, और अली भाई को अली भाई इसको डिसऑन करते हैं। तो सर आपने जैसा कि बात की हुस्न ज़न के बारे में, इंजीनियर मोहम्मद अली जी मिर्जा जी साहब का भी बयान है कि मेरे अंदर इखलाक़ नबूवत का एक हिस्सा है। ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। ठीक है, तो ये कैसा हुस्न ज़न है कि एक बंदा आपके पास ट्रैवल करके आया है, वो उसने काफ़ी देर वेट किया, ज़ाहिर बात है उन्होंने वेट किया, तो क्या उन्हें इज़्ज़त के साथ उन्हें बेहतर तौर पे रिसीव नहीं किया जा सकता था? ऑल्दो कि उनके साथ जी जी मुदाखला जी नहीं हो सकता था तब भी। आप क्या समझते हैं इस बारे में? जैसा उन्होंने भी बार-बार गिला जी किया, एक गिला तो उनका जस्टिफाइबल था। वो उनका गिला ये था कि देखिए हम लोग 5 लोग आए हैं, अगर हमने ठीक है। बहुत ज़्यादा शोर-गुल मचाना होता, तो मैं 500 लोगों के साथ आता। ये वाली बात भी सम काबिल जी जी समझ है। मुकाबले में अहम बात जी है जी कि वो आ सकते थे, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। अब वो 5 बंदों के साथ हम्म, आई हैं और उनको एक वीडियो सामने आई, उसके अंदर उन्हें कहा गया कि आप कैमरे ऊपर नहीं लेके जा सकते। हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर कोई नहीं कि अगर कोई मेहमान आपके पास आ जाएं तो आप उनको यकीनन, मैंने सुना है कि आप वहाँ पकौड़ा और समोसा और चाय के साथ इकराम करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये तो कम से कम करें। बाहर हम कोई चाय पीने थोड़ी आए, ये बाहर हम कोई चाय पीने थोड़ी आए, ये बाहर हम कोई चाय पीने थोड़ी आए। तो अब एक इतना जी जी बड़े स्टेचर का आदमी मुफ्ती हनीफ कुरैशी, आप उन्हें गली का मौलवी तो नहीं कह सकते ना कम से कम। मैं स्टेचर के हवाले से मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है, तो एक बंदा आ रहा है, फिर हम्म हम ये क्लेम भी कर रहे हैं कि हम तो इखलाक़ नबू आप नहीं समझते कि ये बात इखलाक़ नबूवत पे पूरी नहीं उतरती
एक मेहमान जो कि बार-बार आपको बताते आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि वो आ रहे हैं, उन्होंने टाइम नहीं लिया, कॉल किया, एक कैंपेन चलाई, प्रोपेगेंडा हुआ और उससे उन्होंने उस कैंपेन को डिसऑन भी कर दिया उस मुलाकात को। लेकिन उनको बेहतर तौर पे उनके रिसीव भी किया जा सकता था आपके लिहाज से। जी अमान भाई बात ये है कि अली भाई ने कुछ दिन पहले 26 नवंबर से कुछ दिन पहले अपने लाइव सेशन में ये बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर तक को भी वही प्रोटोकॉल मिलेगा, वही तरीका है, वो भी आने का। बात का आप मुझसे जवाब लेना चाहते हैं ना, अपने फिरके के सबसे बड़े मुफ्ती से, प्लेनेट अर्थ पे जो आपका मुफ्ती आजम है, एक छोटा सा क्लिप बनवा दें कि जी मैं खुद तो नहीं आना चाहता लेकिन मैंने ये बच्चा लॉन्च किया है, यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के कि ये फुला मौलवी मेरी तरफ से है, इसकी जीत मेरी जीत और मेरी जीत देवबंद की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार देवबंद की हार। ये बंदा मेरे ब्याह पे इंजीनियर से सवाल करता है, इंजीनियर वीडियो में जवाब दे, इंजीनियर वीडियो में जवाब दे, सरकार मैं जवाब दूंगा। मतलब सुबह 9 बजे तक आ जाए, मैं उनको भी नहीं रोकता, किसी ने भी आना है तो उनके लिए एक रूल है। देखिए आम बंदा जो सा है वो भी एक प्रायोरिटी रखता है, ये नहीं है। एक बंदा मुझे बताया मुल्तान से, मैं फैसलाबाद से जाता होता था, ठीक है, मैं फैसलाबाद से जाता था जेलम, मुझे 7 घंटे लगते थे लोकल बस पे जाने के, ठीक है, 7 घंटे, और मैं इतना जलील होके जाता था, यकीन करें, लेकिन एक वो दिल में खुशी होती थी कि यार अपने उस्ताद से मिलना है। ये जो चीज है ना, उससे जब मुलाकात होती थी ना तो सारी थकावट उतर जाती थी, ठीक है। अब एक बंदा मुल्तान से जा रहा है, एक बंदा जनाब साहब ये तो चलो जहाज में बैठ के आ गया ना कराची से, हर बंदा जहाज को अफोर्ड तो नहीं करता। एक बंदा मुल्तान से आ रहा है, एक बंदा सक्खर से आ रहा है, कोई बड़ी दूर दराज से आ रहे हैं लोग। वहां पे आप पूछें, वो अली भाई अक्सर अपने सेशन में हाथ बुलंद करवाते हैं कि बताएं जी कौन बंदा जो सा जेलम के बाहर से आया है, ठीक है, उसमें से सारे, ये तो नहीं हो सकता कि हर बंदा जो सा गुजरांवाला से आया हो, हर बंदा इस्लामाबाद से आया हो, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। मैं खुद की मिसाल हूँ, मैं जाता हूँ बड़ी दूर से, मैं जाता था फैसलाबाद से, और मैं गया भी माशाल्लाह 6-7 दफा गया हूँ वहां पे, और बड़ी खुशी होती है जाने की वहां पे। तो सीन ये है कि यार वहां पे एक सिक्योरिटी, एक उनकी एकेडमी का मेथड है कि आपने आना है। देखें इनसे ये तो नहीं, हाँ अगर आप कहते हैं कि मुफ्ती साहब आए हैं तो इनकी तलाशी ली गई है उस तरीके से, जनाब साहब जिस तरीके से वो हर जगह पे हाथ डाल के तलाशी लेते हैं, अगर वैसे किया जाता तो मैं कहता यार ये ज्यादती है, आपने मुफ्ती साहब पे इतना तो ट्रस्ट करना चाहिए था। ये जी, जी, जी। पहली 2 बातें जिसके जी हवाले जी से मैं आपसे यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ। पहली बात तो ये कि वो इंजीनियर साहब के बहुत प्यारे दोस्त के साथ आए, जिनको इंजीनियर साहब ने कम जी से जी कम 10 से 12 पॉडकास्ट में कहा कि ये मेरा दोस्त है और हमारे कॉमन फ्रेंड हैं। हम्म और उसके बाद पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा कि अगर अली हमजा को, कि अगर आप इनको नहीं जानते तो मैं कैसे जानता हूँगा? पहला सवाल। दूसरा बात, हम्म ये वो बंदा आ रहा है जिसके बारे में इंजीनियर साहब मिसाल जिसके बारे में इंजीनियर साहब क्लिप बना रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि ये हम्म। जो प्रायोरिटी चाहिए थी? नहीं मैं बताता हूँ आपको, बेसिकली प्रायोरिटी प्रॉपर दी गई है। मैं आपको वहीं पे लेके आ रहा था उस बात में कि अगर इस तरीके से होता, तजलील की जाती, तो मैं आपके साथ होता, मैं इंजीनियर साहब के खिलाफ होता और इंजीनियर साहब के खिलाफ इस हवाले पे वीडियो भी बनाता कि यार आपने बहुत गलत किया, ये आपको इस तरीके से किसी आलम के साथ नहीं करना चाहिए था। जबकि मैं ही वो शायद वाहिद पर्सन होऊंगा जिसने अली भाई को ऑलमोस्ट 26 नवंबर से 10 दिन पहले एक ईमेल की थी कि यार इनको जरूर आप बैठाइएगा, खाना शाना जरूर खिलाइएगा, लेकिन जो मुनाजरे वाली शर्त है वो आपकी जब तक पूरी नहीं होती तब तक आप इसको ना पूरा कीजिएगा। ये मेरी एक सजेशन थी, मेरी एक ओपिनियन थी अली भाई को। जाहिर है आप देखें हम स्टूडेंट जरूर है लेकिन ओपिनियन देने में कोई इतना हर्ज नहीं है। हम मतलब वो उस्ताद हमारी बात को अगर उसको अच्छी लगे तो वो सुन भी लेता है, इसमें कोई जी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हर बंदा मशवरा दे सकता है। बस ये मशवरा दे सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपकी अप्रोच अली भाई तक है तो आप अब देखें ना, ये इनकी अप्रोच थी तो पहले इन्होंने मनाने की कोशिश की, नहीं माने अली भाई, वो अली भाई का स्टांस है, उनकी मर्जी। खैर अच्छा, अब सीन ये हुआ है कि मुफ्ती साहब वहां पे आए हैं, मेरी एकेडमी के जो बहुत करीबी और बहुत पुराने मेंबर्स हैं उनके साथ कॉल पे बात हुई है, ठीक है। इस हवाले से मेरी अली भाई से बात नहीं हुई कॉल पे, क्योंकि मैं ज़ाहिर है इधर हूँ चाइना में और मेरी इंटरनेशनल सिम नहीं है, वरना मैं जरूर कर लेता अली भाई से फोन पे बात। तो अब उन्होंने ये बताया, जो उस टाइम पे वीडियो बना रहे थे, उस वो वाली वीडियो जो मुफ्ती और मुफ्ती साहब की और इमरान भाई की डिस्कशन हो रही थी ना, वो इमरान भाई थे जो डिस्कस कर रहे थे उनसे, वो गाड़ी के बाहर, ठीक है। तो वो जो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, वो एक बंदा उनमें से वीडियो बना रहा था। मैंने उनसे फोन करके पूछा कि ये मामला क्या पेश आया, ताकि दोनों तरफ से राय आ जाए। इनकी तो आ गई थी वो वीडियोस के जरिए, उनकी भी लेना जरूरी थी, जबकि वो वीडियो एक ऐसा क्लियर सबूत था। उन्होंने, इमरान भाई उनको कह रहे हैं हम आपको बिठाएंगे, हम आपको अंदर लेके जाएंगे, हम आपको खाना शाना भी खिलाएंगे, आपको अंदर अली भाई से भी मिलवाएंगे, जो आपका सेशन होगा हम आपका वो भी करवाएंगे, आपके कैमरे भी आ जाएंगे फिल वक्त। देखें टाइम क्या था उस टाइम पे, 9 साढ़े 9 बजे का जी।
ये बात भी रिकॉर्डेड है जो आप कि आप आए पहले खाना वगैरह खा जी। लें, क्योंकि अवैस रबानी साहब ने जाते हुए गिला किया, आपने उनकी वीडियो देखी होगी कि मैं सुबह से आया जी, जी। हुआ हूँ, इंजीनियर साहब इखलाकी जंग भी हार चुके, सुबह से रोटी नहीं खाई, ये नहीं, मेरे सर, हाथ में उनको सब्जी खाना का क्यों ना, सर मुझे बताएं, मेरे जैसे एक आम से बंदे को, नाचीज बंदे को वहां पे खाना मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों को खाना ना मिलना था कि इन लोगों ने प्रोपेगेंडा करना था? ये तो बाहर ही इन्होंने मसला खराब कर दिया। वो मसला भी मैं आपको बता देता हूँ, मसला कहाँ से खराब हुआ है। इन्होंने जब इमरान भाई ने कहा कि देखें, एक सेशन है, एक बंदा एक हॉल में 500 बंदा उस अंदर बैठा हो, ठीक है, आपको लगता है कि एक बड़ी पर्सनैलिटी है, मुफ्ती साहब है, जिसका इतना शोर मचा हुआ है कि 1 महीने से शोर मचा हुआ, मनाजरा होना, तो वो अंदर जाती तो वो डिसिप्लिन सारा का सारा बर्बाद नहीं था हो जाना? आपको क्या लगता है कि ऐसी जगह पे जब इतना बड़ी पर्सनैलिटी जाती? और फिर दूसरी बात मुझे ये बताएं कि वहां पे कौन सा ये चेक किया जाता है कि ये किस फिरके से बंदा आया, ये जनाब अली भाई का स्टूडेंट है या नहीं है? अगर उनमें से कुछ बंदे भी मुफ्ती साहब के सपोर्टर हों, ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अपने पास से अपनी ओपिनियन के साथ पे, अगर 50 बंदे भी जी हों, 100 बिल्कुल बंदा भी हो, तो वो वहां पे जब मुफ्ती साहब ने आना था तो वो नारेबाजी होनी थी, जबकि इंजीनियर साहब की अकेडमी में किसी एक बंदे को खड़े होने की भी इजाजत नहीं है इस हवाले से कि कोई किसी के एहतराम में खड़ा हो। तो मुफ्ती साहब आते तो एक डिसिप्लिन, इनको कहा गया आपको बैठाते हैं, ये सेशन अभी चल रहा है, आप सेशन सुने, कहा गया उसमें दरस हो रहा है, दरस के बाद आपकी जो मीटिंग होगी, मैं यार हमारी मीटिंग भी सेशन के बाद ही होती थी अली भाई से, जितनी मीटिंग आप किसी, अभी ये मंसूर खान साहब गए थे, आप वो जेलम अकेडमी के नाम से जो चैनल है उसको आप विजिट करें, उसमें बताया जाता है प्रॉपरली कि ये सेशन अब खत्म हो गया, सेशन के बाद पॉडकास्ट की गई। आप खुद भी जाके वहां पे ये चीज चेक कर सकते हैं लाइव, आप खुद जाके ये सारी रूहानियत फील करें, आपको पता चल जाएगा वहां का निजाम कैसा है यार, और मुफ्ती साहब ने क्या करने की कोशिश की है। ठीक है, उनको इतनी इज्जत दी थी, मैं समझता हूँ कि यार ये मतलब इतनी इज्जत देने के बाद भी आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने तो कैमरे लेके जाने हैं। मैं, सर आप कैमरे लेके जाते हैं, अंदर जाते, आप जाके वहां का सारा डेकोरम खराब कर दें, वो बंदा अपनी जगह राइट था, इंतजामिया का बंदा था, वो अपनी जगह राइट था, ठीक है, पर्ची पे सवाल लिखने की इनको इजाजत होती, लेकिन ये जाके अंदर जब नारेबाजी, वो अपनी डर, उनका अलग डर था कि यार हमें क्या पता कौन सा बंदा 500 बंदे में से जो सा है वो नारेबाजी करने वाला है, कौन सा आवाज उठा लेगा, हम तो अंदर ना कोई सिक्योरिटी पुलिस वाली होती है, दूसरी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, वॉलंटियरली सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई मिस ऐप हो जाता, उन बंदों में से कोई उठ के कोई मामला खराब करते, कोई जत्था बना के, तो सर अकेडमी तो संभाली नहीं थी जानी, ठीक है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए ये मामला थे कि उनको बड़े प्यार से उनको कहा गया आपको अंदर बिठाते हैं, उन्होंने वहां पे बतंगर बनाना शुरू कर दिया कि नहीं जी हमने तो कैमरे लेके जाना है, वो कह रहे हैं हमारा मकसद ही खराब हो जाना अगर कैमरे ना लेके। सर ये बात करने वाली है?